विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे आज आपके समक्ष हिंदी बाल भारती कक्षा 6वीं का एक और पाठ 11 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम इस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत निबंध में सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका के प्रति उनमें चेतना जागृत की गई है कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी हम सभी ने सुरक्षा करनी चाहिए। इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। उसके पहले देखिए बच्चों, एक प्रश्न आपको बताया गया है। चित्रों को देख, ये यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको। चित्रों को देखकर दर्पण में दिए गए मुहावरों कहावतों को पढ़ो तथा नीचे दी गई चौखट में लिखो। तो आपको इन चित्रों को देखना है आईने में और आपको ये मुहावरे दिखाई देंगे और इन मुहावरों को बारी बारी से आपको ये चौखट में लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहला है, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, पत्तों का चित्र दिखाई दे रहा है। तो नहले पे दहला, पहला जो मुहावरा है नहले पे दहला, वो आपको यहाँ पर लिखना है, नहले पे दहला। दूसरा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आप आईने में देखेंगे ये उल्टे शब्द छपे हुए हैं, आईने में आपको सीधे सीधे दिखाई देंगे। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तीसरा है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से ये मुहावरे देखे आपने। और उसके नीचे देखिए यहाँ पर फिर है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये रस्सी दिखाई दे रही है। उसके बाद में आया ऊँट पहाड़ के नीचे, यहाँ पर लिखना है। और आखिरी वाला जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर लिखना है आपको। तो ये उल्टे अक्षर है, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, आईने में आप जब देखेंगे तो उन्हें सीधा दिखेगा। तो इस पाठ के अंत में हम इनके अर्थ देखेंगे और इनका वाक्यों में प्रयोग भी देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। संपत्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, संपत्ति यानी हमारी जो संपत्ति होती है, हमारी जो धरोहर होती है, वो चाहे हमारी स्वयं की हो या सार्वजनिक हो, सभी के लिए हो। व्यक्तिगत बोलो तो स्वयं की, खुद की, और सार्वजनिक यानी सभी के लिए। तो संपत्ति सार्वजनिक कैसी हो सकती है ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो वह मूल्यवान ही होती है। एक गरीब की घास फूस की कुटिया उसके लिए जितनी मूल्यवान होती है जितनी किसी धनी व्यक्ति के लिए उसकी हवेली। तो जिस प्रकार से गरीब की जो एक झोपड़ी होती है, कुटिया बोलो तो एक छोटा सा घर, कुटिया है ना, टीन का या घास फूस का जो बना हुआ घर होता है उसे हम कुटिया कहते हैं। तो उस गरीब के लिए वो बहुत किसी महल से कम नहीं होता। तो धनी व्यक्ति के लिए उसकी हवेली, धनी यानी धनवान, पैसों वाला व्यक्ति, तो उसकी जो हवेली होती है उतनी ही गरीब की कुटिया भी उसके लिए मायने रखती है। रही बात सार्वजनिक संपत्ति की, तो वह तो सार्वजनिक है। सार्वजनिक यानी सभी की, पूरे राष्ट्र की, समूचे यानी सभी, पूरे राष्ट्र की है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, अपितु सभी नागरिकों की है। तो बहुत सारी जो संपत्तियां हैं, जैसे बगीचे हो गए, गार्डन हो गए, है ना, उसके बाद में कोई सार्वजनिक ग्रंथालय हो गया, तो ये ऐसे किले हो गए, तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये सब हम सबकी सार्वजनिक है। किसी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती या किसी सरकार की नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी हम सभी की होती है। हम सभी अगर उसका ध्यान रखें तो वो बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रहती है। तो उस संपत्ति का निर्माण ही सारे नागरिकों की सुख सुविधा के लिए किया जाता है। तो जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसका निर्माण किसके लिए किया जाता है? उसका निर्माण सारे नागरिकों की सुविधा के लिए ही किया जाता है। ऐसी सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति के रखरखाव के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है वह विविध करों के रूप में सरकार देश के नागरिकों से ही वसूल
करती है। तो जो संपत्ति होती है, जो हमारी धरोहर है, उसकी जो रक्षा करने की जो जिम्मेदारी होती है, उसके लिए जो धन लगता है उसकी वो नागरिकों से ही वसूल किया जाता है। और यदि हम उसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो हमको ही उसका कर के रूप में हमको भरना पड़ता है, और हम ही उसको तोड़ फोड़ करके हमारे पैसों को हम ही बर्बाद करते हैं। तो हमें इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए। यह कितनी खेदजनक स्थिति है। हमारे अधिकांश नागरिक आज भी इस वास्तविकता को गंभीरता से नहीं समझ पाए हैं कि सार्वजनिक संपत्ति भी उतनी ही अनमोल है जितनी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है। जिस प्रकार से हमें हमारे घर की कोई भी संपत्ति है, जैसे हमारे घर की कोई वस्तुएं हो गई, चीज़ें हो गई, टीवी हो गई, हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं, हम सुरक्षित है कि नहीं, हमको उसे संभाल कर रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी घर की जितनी भी वस्तुएं हो गई व्यक्तिगत, वो हम जितना संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार से हमें सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी उतनी ही निभानी चाहिए। जिस तरह हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की हानि नहीं सह पाते, उसी तरह हमें सार्वजनिक संपत्ति की हानि भी सहन नहीं करना चाहिए। किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। देखा गया है कि कुछ लोग अनुशासनहीनता के कारण अनेक बार कुछ नागरिक या प्रशासन सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की जिद में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कर बैठते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करते हैं। अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों ने हड़ताल की, तो हड़ताल में क्या करते हैं वो लोग, बसों को जला देते हैं, ट्रेनों के कांच फोड़ डालते हैं, पटरियों को उखाड़ देते हैं। तो इन चीज़ों का अगर नुकसान होगा तो इसका नुकसान सरकार का तो होगा ही होगा, साथ में हमारा भी नुकसान होगा। यदि किसी व्यक्ति को अर्जेंट जाना है बाहर गाँव तो वो नहीं जा पाएगा, किसी की नौकरी लगने वाली है उसे नहीं लग पाएगी, वो बेचारा वहीं रुक जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उससे जुड़ी हुई हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, और अपनी जो हड़ताल के लिए इस तरह का नुकसान करना उचित नहीं है। तो लोगों को ये बात समझना चाहिए। हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी होती है। अपने लाभ को देख पाने की लालसा, जबरदस्त लालसा के आगे उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि वे स्वयं ही अपने हाथों अपनी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। इस हानि का खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि अन्य नागरिकों को भी भुगतना पड़ेगा। तो ये जो संपत्ति का हम लोग नुकसान करते हैं तो उसका खामियाजा हमें तो भुगतना ही पड़ेगा, बल्कि दूसरे लोगों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। किसी भी राष्ट्र में सार्वजनिक संपत्ति देश के नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही निर्मित की जाती है। ये जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं ये काय के लिए बनाई जाती हैं, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान हो, इसी उद्देश्य से ये निर्माण इनका किया जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, फिर भी आप देखिए, देश में रेल है, बस सुविधा है, हवाई जहाज़ है ना, नगरों में खुली जगहों पर बनाए गए उद्यान यानी गार्डन, बगीचे जो होते हैं, और खेल के मैदान, स्टेडियम इत्यादि सभी सार्वजनिक संपत्ति के ही उदाहरण हैं। इसमें कुछ किले भी हो गए, किले भी सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण है। अब यदि स्वार्थ और क्रोध के अंधेपन में कुछ लोग क्या करते हैं, नागरिकों ने रेल यातायात को खंडित किया, बसों के आवागमन पर आने जाने पर, आवागमन यानी आना जाना, उसके आवागमन पर रोक लगाई, अथवा उद्यानों को उजाड़ा, बगीचों को उजाड़ दिया। तो इन सारी जिम्मेदाराना हरकतों से कितने लोगों की सुविधाएं प्रभावित होगी, इस पर ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो लोग इस तरह की विघातक कृतियों में सहभागी होते हैं वे स्वयं अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इस तरह गुस्सा प्रकट करते हुए जिद नहीं करनी चाहिए। और अब आपने देखा, इस उदाहरण के द्वारा आप समझ ही सकते हैं कि जो लोग इस प्रकार की कृतियों में सहभागी होते हैं, कि जो आंदोलन कर रहे, सड़कों पर बसों को जला रहे, रेल के कांच तोड़ रहे, पटरियां उखाड़ रहे, या जो उद्यान हैं, बगीचे हैं, उन्हें तोड़फोड़ कर रहे, या जो बड़े बड़े किले हैं उनको तोड़फोड़ कर रहे, तो इस प्रकार से अगर वो काम कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को भी एक प्रकार से गलत शिक्षा दे रहे हैं।
जिस प्रकार से वो अपनी मांगे मनवाने के लिए ये सब कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप भी इस प्रकार के काम करो, तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो बच्चे भी घर पर वैसा ही कुछ काम करेंगे। तो इस प्रकार से उन्हें ये समझना चाहिए, यदि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए उल्टा सीधा काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। समय समय पर देश के साहित्यकारों, संतों, प्रवचनकारों और नेताओं ने सार्वजनिक संपत्ति की महत्ता का बखान नागरिकों के समक्ष किया है और नागरिकों का उस पर प्रभाव भी पड़ा है। यदि पुराने समय से वर्तमान समय तक हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि निश्चित ही इस तरह की विघातक कृतियों के प्रमाण में पहले की तुलना में ज़बरदस्त कमी आई है। फिर भी इस स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। पहले जिस प्रकार से लोग आंदोलन करते थे और इस प्रकार का नुकसान करते थे, तो पहले से जो काम हो रहा है उसमें कुछ सुधार आया है, लोग जागरूक हुए हैं कुछ, लेकिन अभी भी और कुछ जागरूकता की आवश्यकता है। तो हमें सभी लोगों को समझाना होगा कि इस प्रकार का कार्य वो ना करें। वो हम जो नुकसान करते हैं उससे सरकारी नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में हमें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ समय अवश्य लगेगा पर यह हो जाएगा। इसके लिए हमें देश की सरकार पर निर्भर न रहते हुए स्वयं ही इस जिम्मेदारी का वहन करना होगा। हम स्वयं सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति के महत्व को समझें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब आंदोलन हो रहा है तो क्या हो रहा है। लोग देखो, यहाँ पर आंदोलनकर्ता लोग खड़े हैं, बसों को घेर लिया है, कोई कांच फोड़ रहा है, ये देखो कांच फोड़ डाला बसों के। और बेचारे जो प्रवासी है, जो नागरिक है, कहीं ज़रूरी काम से जो जा रहे थे, वो यहाँ पर एक जगह आकर खड़े हो गए। इसमें किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी को अस्पताल पहुँचना होता है तुरंत, किसी की नौकरी लगने होती है, किसी को शादी विवाह में पहुँचना होता है, किसी को मृत्यु के समय पर पहुँचना होता है। तो इस प्रकार से हमारे कारण कई लोगों को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। और उसके साथ साथ ये जो बसों को नुकसान हो रहा है, इसका हर्जाना भी बाद में सरकार हम ही से लेती है। तो इस प्रकार से हमें जागरूक होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए कि इस प्रकार की कृतियां करना ठीक नहीं है। अन्य नागरिकों को भी समझाएं तथा राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाने के बजाय उसका भरपूर उपयोग करें। अगर हम उन संपत्तियों का नुकसान करेंगे तो उसका नुकसान हमें होगा। इसकी बजाय उस संपत्ति का हमको क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। कि हमको कहीं बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो हम समय पर अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से अधिक हमारी है। सरकार कहाँ कहाँ ध्यान रखेगी, इतना बड़ा देश है, सरकार किस किस के ऊपर ध्यान रखेगी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी सरकार को छोटे छोटे कार्यों में मदद करें और इस बात को स्वयं भी समझें और औरों को भी समझाएं। इस तरह देश भर की पाठशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को यह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कैसे की जाए। प्रत्येक परिवार में माता पिता अपने इस नैतिक कर्तव्य को समझें कि उन्हें अपने बच्चे में संस्कार के रूप में राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पिरोनी है। तो यह जो बातें हैं ये ना सिर्फ सरकार हमें समझाएगी, बल्कि परिवार में माता पिता का दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बचपन से ही ये संस्कार डालें कि इस प्रकार की कृतियों में हमें सहभाग नहीं होना है। राष्ट्रीय संपत्ति की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हम सबको निभानी चाहिए। इस प्रकार से पाठशालाओं के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से और परिवार में माता पिता के माध्यम से भी ये जानकारी हम तक पहुंचनी चाहिए। और पाठशालाओं और परिवारों के माध्यम से शिक्षा देश की भावी पीढ़ी को दी जाएगी तो हमारे देश का भविष्य अपने आप क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति का महत्व क्या है। वास्तव में
यह बात हर एक को समझनी चाहिए कि देश के ये सार्वजनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पौराणिक स्थल आदि राष्ट्र की क्या हैं, शान हैं। इन्हें देखने के लिए दूर दराज देशों के लोग भी हमारे देश में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान में गुलाबी महल है, जिसे हवा महल भी कहा जाता है ना। वो देखने के लिए कई दूर दूर से परदेशी पर्यटन आते हैं। जब वो हमारे देश में आते हैं तो हमारे क्या होता है, विदेशी मुद्रा का हम सरकार को प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरे का ताजमहल हो गया, महाराष्ट्र के कई किले हैं और गढ़ हैं। ये सब हमारे जो जितने भी हैं सब हमारे ऐतिहासिक धरोहर है। तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। इनसे देश का इतिहास जुड़ा हुआ है और यदि हम इन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा इतिहास भी नष्ट हो सकता है। ठीक इसी प्रकार ये सभी देश के विविध शहरों और गांवों की सभ्यता के परिचायक हैं और ये हमारी पहचान भी बनी हुई हैं। सार्वजनिक स्थलों की वस्तु, वहाँ की अत्याधुनिक सुविधाएं शहर के सौंदर्य और समृद्धि की जान हैं। अब इन समृद्ध स्थानों की सुरक्षा का जिम्मा नागरिकों का भी उतना ही बनता है जितना कि प्रशासन का। जितना प्रशासन इनकी सुरक्षा करता है उसे उतना ही ध्यान हम सबको भी मिलकर रखना चाहिए। आखिर उन सुविधाओं का पूरा लाभ हमें ही मिलता है, नागरिकों को मिलता है। यदि सारे नागरिक और उनके बच्चे सब इस महत्वपूर्ण बात को समझ जाएं तो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो आओ फिर हम सारे मिलकर कहें कि राष्ट्र संपदा देश की नागरिकों की शान, सदा सुरक्षित यह रहे रखना इसका ध्यान, सदा सुरक्षित यह रहे रखना इसका ध्यान। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इस पाठ को पढ़ा, इस पाठ को समझा और इस पर हम छोटे छोटे प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है, ना कि केवल सरकार की। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न इसमें तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में बच्चों देखो, भाषा की ओर चित्र में दिए गए यातायात के संकेत देखो तथा इन सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ होता है ये आपको पहचानना है। आप जब जैसे जैसे बड़े होंगे, आप 18 वर्ष के हो जाएंगे जब, तो आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा और लाइसेंस जब बन जाएगा आपको, तो आप सड़क पर वाहन चला सकते हैं। तो वाहन चलाते समय यदि हम अभी अपने माता पिता के साथ जब सड़क पर निकलते हैं तो आपने सड़कों पर देखा होगा कुछ बोर्ड आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इस पर कुछ चिन्ह बने होते हैं। उन चिन्हों का क्या अर्थ होता है, क्या संकेत होता है, ये यदि हमें समझना है तो हम देखेंगे। पहला जो चिन्ह है, ये चिन्ह है हॉर्न लगा हुआ है और हॉर्न के ऊपर एक लाइन खींची है। तो इसका मतलब आपको इस क्षेत्र में हॉर्न नहीं बजाना है। जो हम हॉर्न वगैरह बजाते हैं ना, वो हॉर्न हमको गाड़ियों की आवाज़, गाड़ियों का शोर नहीं करना है। इसके बाद में दूसरा देखिए, आपको यहाँ पर एक ये चित्र दिखाई दे रहा है। इस पर बच्चा, स्कूल वाला बच्चा दौड़ कर जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर स्कूल है और गाड़ी की गति आपको धीमी रखना है। इसके बाद में अगला जो है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चित्र है कि ये पैदल चलने का स्थान है। तो यहाँ पर भी आपको गाड़ी धीरे चलाना है। आगे देखिए, यहाँ पर और एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में आपको कि इस जगह से आपको यू टर्न नहीं लेना है, यानी गाड़ी या वाहन को घुमाना नहीं है। और यहाँ पर ये चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं, लाल चिन्ह है, येलो है और यहाँ पर ग्रीन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ भी आप समझ सकते हैं कि लाल यानी रुक जाओ, पीला सा जो चिन्ह है चलने के लिए तैयार रहो, सावधानी से चलो, और ग्रीन है यानी हरा जो चिन्ह है कि आप अब चल सकते हैं, आप चलने के लिए बिंदास आगे बढ़ सकते हैं।
उसके बाद में यहाँ पर पी है, पी के बाद में एक साइन ऐसा लाइन दिख रही है आपको ऐसी, तो इसका मतलब है यहाँ पर वाहन को पार्किंग नहीं करना है, वाहन खड़े नहीं करना है, नो पार्किंग का ये निशान है। इसके बाद में और नीचे देखिए स्टॉप, यानी यहाँ पर रुको। इसके बाद में यहाँ पर स्पीड बताई गई है। इस स्पीड का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके वाहन की जो गति है, स्पीड है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर नहीं होना चाहिए, 40 के ऊपर इसकी रफ्तार नहीं होना चाहिए। इसके बाद में और एक है, तो यहाँ पर आपको बाएं साइड में नहीं मुड़ना है, बायां यानी उल्टे तरफ लेफ़्ट साइड में नहीं टर्न होना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये चित्र कुछ दिखाई दे रहा है, और आपको ये जो मैंने बताया यहाँ पर लाइन से आपको इनको लिख लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं आप यहाँ पर लाइन से लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद बच्चों अब हम हमारे प्रश्न उत्तर के तरफ मुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है, पहला है लालसा यानी उत्कट इच्छा, यानी बहुत इच्छा होना। खामियाजा, इसका अर्थ होता है दुष्परिणाम। विघातक यानी नुकसानदायक। बखान यानी गौरवपूर्ण वर्णन करना, इसे हम बखान कह सकते हैं। धरोहर, अमानत या थाती, तो धरोहर का अर्थ अमानत या थाती। और खेदजनक, इसका अर्थ होगा शोचनीय, शोचनीय इसका अर्थ होगा। और अनमोल, अनमोल यानी मूल्यवान। और कुटिया, कुटिया यानी झोपड़ी। शब्दार्थ के पश्चात अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हमने तैयार किए हैं। पहला है, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है। तो सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी देश के सभी नागरिकों की है, देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण क्यों किया जाता है। तो जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उनका निर्माण क्यों किया जाता है। तो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण सारे नागरिकों की सुविधा के लिए किया जाता है, यानी जो देश के नागरिक हैं सभी इसकी सुविधा या इसका लाभ ले सकें। तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्र की शान कौन है। तो हमारे देश के सार्वजनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल और पौराणिक स्थल हमारे राष्ट्र की शान हैं। चौथा प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो स्वयं अध्ययन का ये प्रश्न है। इसका उत्तर आप देखिए, जो रेल सुविधा है, बस सुविधा, हवाई सुविधा, उद्यान, खेल के मैदान, किले आदि बहुत सारी सार्वजनिक संपत्ति के उदाहरण है। आप जो रेल सुविधा, बस वगैरह, इसमें कई जगह आप सफ़र भी कर चुके होंगे, तो ये सभी सार्वजनिक संपत्ति के उदाहरण हैं। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, कारण लिखो। तो अनुशासन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है अभी। तो इसका उत्तर होगा, आज अनुशासन सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग अनुशासनहीनता के कारण क्या करते हैं, स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं और अपनी मांगें मनवाने के लिए, आपने देखा होगा, आंदोलन करते हैं और मांगें मनवाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, उसे तोड़ फोड़ देते हैं। वे स्वयं ही अपने हाथों अपनी संपत्ति को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं और इस हानि का खामियाजा उनके साथ साथ सभी को भुगतना पड़ता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। तो इसका उत्तर है, किसी भी देश में सार्वजनिक संपत्ति देश के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। रेल, बस, हवाई जहाज, उद्यान, अस्पताल आदि सार्वजनिक संपत्तियों का सभी नागरिक लाभ उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे इसकी तोड़फोड़ करते हैं। तो इससे कितने लोगों को की जो सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। इस बात पर हम सभी को विचार करना चाहिए और इस प्रकार के आंदोलन
वगैरह नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है, इसलिए सभी ने इसकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपने पहले देखा होगा कि कुछ मुहावरे दिए थे, तो उसका हमने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया है। पहला है नहले पर दहला, यानी इसका होगा करारा जवाब देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक खिलाड़ी ने शतक बनाया, तो भारत की ओर से भी सुनील गावस्कर ने क्या किया, दोहरा शतक जोड़ दिया। तो इसे कहते हैं नहले पर दहला। दूसरा देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसका अर्थ होगा अपना अपराध स्वीकार ना करके पूछने वाले पर को ही दोष देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अशोक ने मेरी पुस्तक चुरा ली और उससे जब पूछा गया तो वो मुझसे ही लड़ने लगा। इससे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तीसरा देखिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कहते हैं ना, तो सीधेपन से काम नहीं चलता, इसका अर्थ होगा। अब इसका वाक्य में प्रयोग है, दुर्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार ठीक नहीं, क्योंकि सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। जो दुर्जन होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी बर्बाद हो जाने पर भी अधिक घमंड करना, इसका वाक्य में प्रयोग होगा। अरुण की शानो शौकत शराब और जुए की लत के कारण धूल में मिल गई, लेकिन वो फिर भी तनकर चलता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो ये एक और लोकोक्ति का हमने देखा। इसके बाद में पांचवा देखिए, आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इसका अर्थ होगा अपनी औकात का पता चलना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, अमित जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ के कर्मचारियों पर हमेशा रौब झाड़ता था। एक दिन वह कर्मचारियों को डांट रहा था, उसी समय बड़े अधिकारी ने आकर उसे खरी खोटी सुनाई और उसको सज़ा के रूप में सस्पेंड कर दिया। इसी को कहते हैं आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अगला देखिए बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शक्तिशाली की ही जीत होती है, इसका अर्थ होगा। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, चुनाव के समय नेताजी एक सेठ की कार मांगकर ले गए और जब चुनाव खत्म हो गए तब भी उन्होंने कार नहीं लौटाई और बाद में उसे कहा कि गाड़ी अब यहीं रहेगी। तो बेचारे सेठ जी क्या करते, कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पार्ट 11 का यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही अन्य पाठों की वीडियो भी आपको तुरंत मिल सकें, और अपने मित्रों को भी शेयर करो। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, और यदि आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, हम आपका वीडियो अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद।